अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम अपना जो चैप्टर देखने जा रहे हैं उसका नाम है द सेल साइकिल। ठीक है, अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल बेसिकली होता क्या है। सेल साइकिल ये होता है कि एक सेल की पूरी लाइफ जिसमें वो बनता है, बनने से लेके उसकी डेथ तक का अमल। ठीक है, इसमें हम कुछ चीज़ें कवर कर रहे होंगे जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट है की रोल क्या है सेल डिवीजन का। अब एक सेल जो बनता है, ठीक है, उसके बनने के बाद उसके अंदर क्या होती है, डिवीजन होती है। वो 1 से 2 सेल्स बनते हैं और इस तरह से मल्टीपल सेल्स जो है वो फॉर्म्ड हो रहे होते हैं। तो सेल डिवीजन का अगर हम की रोल की बात करें कि वो क्या है, तो अभी हम पहले वो देख लेते हैं। ओके, सेल डिवीजन है द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स इज़ द वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट बेस्ट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो एक लिविंग थिंग एक और एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो वो यही है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर सेल की डिवीजन होती है और उनके अंदर सेल मौजूद होते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर सेल या सेल डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। ठीक है, अच्छा, दिस यूनिक कैपेसिटी टू प्रोक्रिएट लाइक ऑल बायोलॉजिकल फंक्शन हैज़ अ सेल्यूलर बेसिस। रुडोल्फ एक जर्मन फिजिशियन था, पुट इट दिस वे इन 1855, वेयर अ सेल एग्जिस्ट देयर मस्ट हैव बीन अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, अच्छा, रुडोल्फ जो हमारे पास फिजिशियन थे उनका कहना ये था कि अगर हम बात करें सेल की, जहाँ पे भी हमें कोई सेल दिखता है, सेल दिख रहा है, इसका मतलब क्या, इसके पीछे कोई ना कोई दूसरा सेल भी था जिसकी वजह से ये वजूद में आया। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, वेयर अ सेल एग्जिस्ट देयर मस्ट बी अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी वहाँ पहले से एक सेल मौजूद था जिसकी वजह से दूसरा सेल बना, यानी एक सेल था, इसकी डिवीजन हुई तो इससे मज़ीद सेल बने, यानी ये प्री एग्जिस्टिंग सेल ज़रूरी होता है किसी भी सेल की डिवीजन या उसकी फॉर्मेशन के लिए। Just as the animal arises only from an animal and the plant only from plant, he summarized this concept with the Latin axiom omnis cellula e cellula, meaning every cell form a cell। ठीक है, जो भी सेल है वो दूसरे सेल से बन रहा होता है। सही, द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज़ बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल और सेल डिवीजन। अच्छा, मैं इसको ज़रा स्पीडली इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पहले से आते होंगे, तो इस वजह से हम इसको तेज़ी से ज़रा आगे लेके जाएंगे ताकि हम अपने मेन टॉपिक्स पे आ सकें, जो कि माइटोसिस और मियोसिस है। ओके, द सीरीज ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोग्राफ्स follows an animal cell's chromosomes from lower left to lower right as one cell division into two। ठीक है, तो बस ये सेल डिवीजन के कॉन्सेप्ट का इन्होंने यहाँ पे बताया, जो कि इन्होंने फिगर 12.1 में बताया हुआ है। ठीक है, तो सेल डिवीजन प्लेज सेवरल इंपॉर्टेंट रोल्स इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। व्हेन अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज एमीबा divides and forms duplicate offspring, the division of one cell reproduces an entire organism। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वन सेल पे डिपेंड कर रहे होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं बस, उनको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ होते हैं जो मल्टी सेल्युलर होते हैं, जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं, जिसमें हम इंसान वगैरह शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग मल्टी सेल्युलर हैं और यूनिसेल्युलर में हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा की। ठीक है, तो अमीबा एक यूनिसेल्युलर है और उससे एक ही सेल से दूसरा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, सेल डिवीजन ऑन लार्ज स्केल कैन प्रोड्यूस प्रोजेनी फ्रॉम सम मल्टीसेल्युलर और organisms such as plant that grows from cutting। Cell division also enables sexually reproduction organisms to develop from a single cell the fertilized egg or zygote। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक प्लांट है या कोई हमारे पास प्लांट की बात कर लेते चलें पहले। अगर हम प्लांट का एक पार्ट कोई कट कर दें तो वहाँ से दूसरा पार्ट ग्रो हो जाता है। ये एक मिसाल है सेल डिवीजन की कि सेल ने आपस में डिवाइड किया और डिवाइड होने के बाद नया जो है वो उस प्लांट का स्पेसिफिक पार्ट जो है वो फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उनके अंदर भी सेल डिवीजन हो रही होती है। किस तरह से हो रही होती है कि वो आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट करने के बाद फर्टिलाइज एग या जायगोट बना रहे होते हैं। ठीक है,
ओके, एंड after an organism is fully grown, cell division continues to function in renewal and repair, replacing cells and that die from normal wear and tear और accident. ठीक है, अच्छा, अब एक दफ़ा एक ऑर्गेनिज़म बन गया, देन उसके बाद फिर भी उसके अंदर सेल डिवीज़न होती रहती है. क्यों होती रहती है? क्योंकि एक सेल है, उसने अपनी लाइफ स्पैन ख़त्म किया, फिर नया सेल बन रहा होता है उसकी जगह पे. ठीक है, चाहे वो सेल की डेथ जो है वो एक्सीडेंटल भी हो सकती है, नेचुरल डेथ भी होती है सेल की. ठीक है, दोनों तरह से सेल की डेथ हो रही होती है. ओके, देन हम आगे यहाँ से बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, डिवाइडिंग सेल्स इन योर बोन मैरो कंटिन्यूसली मेक न्यू ब्लड सेल्स. अब हमारे पास जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, बेसिकली हमारे बोन मैरो में से आ रहे होते हैं वो बन के. तो इसी तरह से जो हमारा बोन मैरो है वहाँ पे सेल डिवीज़न होती है और इसी तरह हमें न्यू ब्लड सेल जो है वो मिलते रहते हैं. The cell division process is an integral part of the cell cycle and the life of a cell. From time it is first formed from a dividing parent cell unit until its own division into two cells, passing identical genetic material to cellular offsprings is a crucial function of cell. अब देखें, इसको हम थोड़ा समझते हैं. अब फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सेल था, इस सेल की डिवीज़न हुई और इन्होंने एक से दो सेल बनाए. ये हमारे पास, इसको हम प्री एग्जिस्टिंग सेल भी कह सकते हैं या फिर पेरेंट सेल भी कह सकते हैं, जिससे इसके ऑफ स्प्रिंग या न्यू सेल फॉर्म हो रहे हैं. ऑफ स्प्रिंग या फिर न्यू सेल फॉर्म हो रहे हैं. अब होता क्या है, हर सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है. तो जब ये डिवाइड होता है ना, तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होता है और वो दूसरे सेल के अंदर आते हैं. यानी पेरेंट सेल से ऑफ स्प्रिंग सेल्स के अंदर या डॉटर सेल के अंदर, ठीक है, डॉटर सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल जो है पेरेंट सेल का ट्रांसफ़र हो रहा होता है. देन हमारे पास यहाँ तक कि हमने बात कर ली कि ये आइडेंटिकल जो है वो सेल फॉर्म होते हैं और डॉटर सेल के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल से ट्रांसफ़र हो रहा होता है. आफ्टर स्टडिंग द सेल्यूलर मैकेनिज्म ऑफ द सेल डिवीजन इन यूकैरियोटिक्स एंड बैक्टीरिया, thus you will learn about the molecular control system that regulates progress through the eukaryotic cell cycle and what happens when the control system malfunction, because cell cycle regulation or lack thereof plays a major role in the cancer development. This aspects of cell biology is an एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च. अब हम कैंसर कहते ही किस चीज़ को है? कैंसर बेसिकली अगर हमारे पास बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा सेल की डिवीज़न होने लगते हैं, यानी एक नॉर्मल सेल जो डिवाइड होता है वो अपनी डिवीज़न उससे ज़्यादा करने लगे, यानी एक से दो बन रहे थे तो दो की जगह अब 4 या 5 बनने लग जाए फॉर एग्जांपल. तो ये कंडीशन हमारे पास कैंसर कहला रही होती है बॉडी में. अच्छा, अब सेल साइकिल को रेगुलेट करना इसलिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके रेगुलेशन और उसके फंक्शन जो है रेगुलेशन का वो बिल्कुल एक नॉर्मल लिमिट में हो रहा हो, उसकी ज़रूरत ही इसी वजह से पेश आती है ताकि वो सेल अगर मेल फंक्शन हो गया उसकी डिवीज़न के अंदर तो वो कैंसरस सेल बना सकता है. ठीक है, ठीक है. तो सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल, ये भी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पूरा इसको देख लिया है. ठीक है, अच्छा, इसमें हम यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं. द रिप्रोडक्शन ऑफ एन एग्जाम्पल as complex as a cell cannot occur by mere pinching in half. A cell is not like a soap bubble that simply enlarge and splits into two. ठीक है, तो सेल की डिवीज़न इतनी आसान नहीं है जितनी कि एक हम कहते हैं कि हम वो जो सॉप के जो बबल्स बना रहे होते हैं कि एक से दो और दो से तीन बनते चले जाते हैं. तो सेल डिवीज़न इतनी आसान नहीं है. इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का भी जो हो रहा होता है डिवीज़न हो रहा होता है और ज़रूरी है कि ड्यूरिंग डिवीजन जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रॉपरली डिवाइड हो डॉटर सेल के अंदर. अगर वो थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होता है उससे ख़तरा होता है जेनेटिकल मेल फंक्शनिंग की. ठीक है, ठीक है. तो जो सेल डिवीजन है इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल डीएनए टू डॉटर सेल्स. ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास बेसिकली होता क्या है, डीएनए होता है. ठीक है, तो सेल जब डिवाइड होते हैं तो डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड हो रहा होता है. दिस स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड एग्स रिजल्ट्स इन डॉटर सेल्स दैट आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल. ठीक है,
देन व्हाट इज़ मोस्ट रिमार्केबल अबाउट सेल डिवीजन। अच्छा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्पर्म और एग्स, क्योंकि अलग अलग किस्म के सेल हैं, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी डिफरेंट होता है, लेकिन जब ये आपस में फ्यूज़ होते हैं तो रिजल्ट्स इन डॉटर सेल बनाते हैं, और ये डॉटर सेल जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि जो इनके पेरेंट थे स्पर्म एंड एग्स वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं थे। व्हाट इज़ मोस्ट रिमार्केबल अबाउट सेल डिवीजन इज़ द fidelity with which the DNA is passed along from one generation of cells to the next generation. A dividing cell duplicates its DNA, allocate the two copies to opposite ends of the cells and only then splits into daughter cells. ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक था, तो इसको ट्रांसलेट करने की आई डोंट थिंक सो कि नीड है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है तो ये इतना इजीली डिवाइड नहीं होता, ये जेनेटिक मटेरियल अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, देन ये डॉटर सेल के अंदर जाके डिवाइड हो रहा होता है। द सेल एंडोमेंट ऑफ डीएनए, इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड इट्स जीनोम। ठीक है, तो ये जीनोम होता है जिस फॉर्म में सेल का क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो रहा होता है। ऑल्दो अ प्रोकैरियोट जीनोम इज ऑफन अ सिंगल लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, यूकैरियोट जीनोम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जीनोम जो है एक सिंगल फॉर्म में होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जीनोम जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में होता है डीएनए के। ठीक है, द ओवरऑल लेंथ ऑफ डीएनए इन द यूकैरियोटिक सेल इज एनॉर्मस। अ टिपिकल human cell, for example, has about 2 meter of DNA and a length about 250,000 times greater than the cell diameter. Yet before the cell can divide to form genetically identical daughter cells, all of this DNA must be copied and then the two copies is separated so that each daughter cell ends up with a complete genome. ठीक है, the replication of and the distribution of so much DNA is manageable because the DNA molecules are packed into chromosomes, so named because they take up certain dyes used in microscopy. Every eukaryotic species has a characteristic number of chromosomes in each cell nucleus. For example, the nuclei of human सोमेटिक सेल्स, यानी जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं, एक्सेप्ट हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, ईच कंटेन 46 क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 सेट्स, यानी 23 पेयर्स या सेट्स होते हैं उसके अंदर, जो कि बनते हैं 46 क्रोमोसोम। 1 सेट इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स, स्पर्म्स एंड एग्स हैव हाफ एज मैनी chromosomes as osmotic cells, or 1 set of 23 chromosomes in humans. The number of chromosomes in somatic cells varies widely among species. 18 in cabbage plants, 56 in elephants, 19 hedgehogs and 148 in species of alga. अब देखिए यहाँ पे एक बात हो रही है, मैंने पूरा ये रीड आउट किया, अब मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये बात हो रही है कि हमारे जो ह्यूमन सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जितने भी सोमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, सोमेटिक सेल्स, ठीक है, इनके अंदर अगर हम बात करें क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। अब ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो हमारा डीएनए होता है ना सेल के अंदर, ये डीएनए, ये जो पैक्ड डीएनए, ये किसकी फॉर्म में है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह से हमारे पास शेप के होते हैं, ठीक है, और ये हमेशा सेट में पाए जाते हैं, यानी 2 एक साथ जुड़े हुए होते हैं। टोटल अगर हम बात करें हमारी बॉडी में सेट की बात करें तो 23 सेट हैं सोमेटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स के, और अगर हम उसको सिंगल सेल की क्रोमोसोम में बात करें तो टोटल बनेंगे 46, यानी 23 इंटू 2 कर दें तो बन जाएगा 46। सही है। अब ये हमारे पास जो सेल्स आ रहे होते हैं ये सेट्स की फॉर्म में, ये हमारे पास एग्स और स्पर्म दोनों से आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जैसे मैंने बताया ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स और सेट की बात करें 23,
सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के या पेयर हैं 23 क्रोमोसोम्स के। सेट बोले या पेयर एक ही बात है। ये एनिमल्स वगैरह में सेम नहीं होता, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यूकैरियोट क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम खुद किससे मिलके बने हुए होते हैं? क्रोमेटिन से मिलके बने हुए होते हैं। A complex of DNA and associate proteins molecules. Each single chromosome contains one very long linear DNA molecule that carries several hundred to few hundred genes, the unit that specify an organism inherited traits. The associate proteins maintain the structure of the chromosome and help to control the activity of gene। ठीक है, अब ये जो क्रोमेटिन है ये इटसेल्फ सिर्फ डीएनए नहीं है, डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स बनाए हुए होते हैं, और ये दोनों मिलके जो हमारे पास डीएनए है और प्रोटीन है, ये दोनों मिलके हमारे पास क्रोमेटिन बना रहे होते हैं। और ये क्रोमेटिन का काम क्या है? वह सॉरी जो प्रोटीन डीएनए तो हमें समझ आ गया कि उसके अंदर जेनेटिकली जो है इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन प्रोटीन क्या काम कर रहा है? प्रोटीन जब डीएनए के साथ लगेगा उसका काम ये होता है कि वो डीएनए को के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी डीएनए के डिवीजन्स हो गई, मल्टीपल चीज़ें हो रही होती हैं, उसको कंट्रोल कर रहा होता है जीन। जीन बोले, जेनेटिक्स बोले, जेनेटिक मटेरियल बोले, डीएनए बोले, एक बात है फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी टर्म्स में जाएंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, लेकिन समझने के लिए इसको इस तरह समझ लें। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग यूकैरियोटिक सेल डिवीजन। अब ये क्रोमोसोम कैसे डिवाइड हो रहे होते हैं सेल डिवीजन के अंदर।